नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और आप देख रहे हैं दमदार समाचार लगातार। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान विभिन्न अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा बनाई गई इस नेशनल टास्क फोर्स का काम पूरे देश में ऑक्सीजन का मूल्यांकन करने, जरूरत देखना और उसका आवंटन करने के लिए होगा। टास्क फोर्स में देश भर के नामी गिरामी अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टरों को शामिल किया गया है। कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं, मैन पावर और चिकित्सा देखभाल के मुद्दों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया भी प्रदान करेगा। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। इस वजह से विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने यह सुप्रीम फैसला किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि खेती के कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को कमजोर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनकी सरकार खुद भी इन कानूनों का कड़ा विरोध करती है। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आज फिर दोहराते हुए कहा कि राज्य की मौजूदा गंभीर स्थिति के मद्देनजर किसी भी कीमत पर वीकेंड लॉकडाउन और अन्य बंदिशों का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं, जिनको बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को इस मुद्दे पर बीते दिन उनकी तरफ से की गई टिप्पणियों को और गलत तरीके से पेश न करने की अपील की। साथ ही डीजीपी को कहा कि वीकेंड लॉकडाउन की सभी बंदिशों का सख्ती के साथ पालन करवाया जाए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को रोटेशन के मुताबिक गैर जरूरी वस्तुओं को, दुकानों और प्राइवेट दफ्तरों को खोलने की इजाजत भी दी। पंजाब के कई गांवों में छप्पड़ों में से गंदा पानी, कीचड़ निकालने और नवीनीकरण के लिए व्यापक मुहिम शुरू की गई है। राज्य के गांवों में आगामी बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए गांवों में पानी के निकास की समस्या से निपटने के लिए राज्य भर में छप्पड़ों की सफाई की व्यापक मुहिम शुरू की जा रही है। आज यहां से जारी जानकारी में देते हुए राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री श्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी गांवों में छप्परों का गंदा पानी निकालने, कीचड़ निकालने और नवीनीकरण का काम पहले के आधार पर किया जाएगा। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने सीधी भर्ती के द्वारा हाल ही में चुने गए सेंटर हेड टीचर्स की स्टेशन चयन प्रक्रिया 10 मई 2021 को करवाने का फैसला किया है। इसकी जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि सेंटर हेड टीचरों के 375 पदों की भर्ती के लिए मार्च 2019 में इश्तिहार दिया गया था। चुने गए योग्य उम्मीदवारों को 25 जनवरी, 28 जनवरी और 21 फरवरी 2021 को अस्थायी तौर पर स्टेशन चयन करने की प्रक्रिया करवाई गई थी, लेकिन इन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए। हरियाणा में पत्रकारों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। कोरोना संकट के बीच पत्रकार लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की। जानकारी के मुताबिक सीएम ने राज्य में कोरोना को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि पत्रकारों के सुरक्षा को लेकर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सीएम ने कहा कि हर पत्रकार को टीकाकरण अभियान के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी और सभी जिलों में मीडिया केंद्रों पर टीकाकरण की तैयारी भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने रायपुर में अपने निवास कार्यालय पर अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव गांव में कबीरधाम जिला समेत बस्तर संभाग के 7 जिलों के राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अनुविभाग और खंड स्तरीय अधिकारियों को संबोधित किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी लोगों के प्रयास से राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इस पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम और लोगों के जीवन की रक्षा के लिए उन तमाम उपायों और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जो जरूरी है। कोरोना वैक्सीन की कीमतों के बाद अब उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। अब शनिवार यानी आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वैक्सीन पर टैक्स वसूलने पर पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि जनता के प्राण जाए पर पीएम के टैक्स की वसूली ना जाए। इस ट्वीट के साथ उन्होंने #GST का भी इस्तेमाल किया। सरकार ने विदेशों से आने वाली कोरोना वैक्सीन पर तो जीएसटी हटा दी है, लेकिन देश के अंदर ही वैक्सीन की खरीद पर अब भी जीएसटी ली जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना की वैक्सीन पर 5 जीएसटी ली जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की एक डोज राज्यों को 300 रुपए और भारत बायोटेक कोवैक्सीन की एक डोज 400 रुपए में दे रही है। इसके ऊपर से 5 जीएसटी अलग से लग रहा है।
इसके बाद राज्यों को कोविशील्ड की एक डोज 315 रुपए और कोवैक्सीन की एक डोज 420 रुपए में मिल रही है। जनता के प्राण जाएं पर पीएम की टैक्स वसूली ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 5% की जो जीएसटी सरकार की तरफ से ली जा रही है वो बेबुनियाद है कोरोना के काल में। राहुल गांधी ने ये ट्वीट ऐसे वक्त पे किया है जब कोरोना की रफ्तार देश में तेजी के साथ फैलती जा रही है। उन्होंने सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। अब अस्पतालों में इलाज कराने के लिए कोरोना संक्रमण का टेस्ट कराना अनिवार्य नहीं होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने की राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया गया है। बता दें कि अब तक अस्पतालों में एडमिट होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य होती थी। नए बदलाव के मुताबिक अब रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म की गई है। गौरतलब है कि पहले रिपोर्ट के चक्कर में मरीजों को काफी परेशान होना पड़ता था। वहीं कई मरीजों ने तो अपनी जान भी गंवा दी थी। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है। साथ ही इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि नई नीति को 3 दिन में अमल में लाया जाए। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन का दौर जारी है और इसी कड़ी में शनिवार को 18+ के लोगों का टीकाकरण हुआ। इस दौरान युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला और वो लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। ठीक महसूस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा व्यवस्था है। ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा व्यवस्था है। अच्छा लगा। कौन सी वैक्सीन आपने लगवाई? कोविशील्ड फर्स्ट डोज है। कौन सी वैक्सीन लगवाई आपने? कोविशील्ड लगी है। कैसा लग रहा है? क्या लग स्मूथ प्रोसेस है, काफ़ी कोई भीड़ भी नहीं है ज़्यादा, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। रहा? आने से पहले आपके मन में कुछ नहीं, कुछ नहीं था। फैमिली में भी लगाई थी सबने, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक लग रहा है लोगों को? हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस। कोविशील्ड जी, आपका कौन सा डोज है? फर्स्ट डोज है। जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? प्रोसेस बहुत आसान है एंड बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स है, बहुत आसानी से हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लगवाने से पहले आपको मन में लगा? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे से प्रोसेस मैनेज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में 18 साल से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया गया है। युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर गजब का उत्साह भी देखा जा रहा है। तस्वीरों में बाकायदा देखा जा सकता है कि किस तरह से युवा अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली से सामने ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीन के लिए लोग काफी देर तक अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि दिल्ली में 18 साल से 45 साल के लोगों के बीच की उम्र के वैक्सीनेशन का अभियान जोरों पर है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दावा कर चुके हैं कि राजधानी दिल्ली में जल्द ही बढ़ते कोरोना पर अंकुश लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से दिल दहला देने वाली खबरें राजधानी दिल्ली से सामने आ गई थी, उससे तमाम लोग सख्ते में एक तरह से आ गए थे। देश में हर तरफ कोरोना का कहर जारी है। इस घातक बीमारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। आए दिन कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई जानकारी दी। दरअसल आज स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 7 दिनों में देश के 180 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला नहीं मिला। इसके अलावा पिछले 21 दिनों में 54 जिलों में कोविड का कोई भी नया मामला नहीं देखा गया। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसकी तरफ से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विदेशों से आई जरूरी मेडिकल सहायता को राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी ढंग से आवंटित किया जाए। इनमें अब तक
2,933 ऑक्सीजन सांद्रक, 2,429 ऑक्सीजन सिलेंडर, 13 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 2,951 वेंटिलेटर और 3 लाख से ज्यादा रेमडेसिविर की शीशियां बांटी जा चुकी है। One satisfying point is that in the last 24 hours, 3,18,609 patients have simultaneously recovered. Also, when we analyzed the data today, we saw and noticed that for last 7 days, 180 districts in the country have not seen a single new case. 18 districts have not seen a single new case for last 14 days. 54 districts have not seen a single new case for last 21 days, and also 32 districts have not seen a new case for last 28 days. एक 180 जिलों में कोरोना के एक भी केस नहीं मिले हैं। ये अपने आप में एक खुशी जाहिर करने वाली खबर है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा बयान भी आया है कि जिस तरह से बाकी देश के हिस्सों में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं और जो वैक्सीन, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स बाहर से भारत को मिले हैं, उनका भी सही तरीके से इस्तेमाल हो, इस पर भी सरकार का खास फोकस है। तो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस बात पर फोकस किया कि किसी भी कीमत पर कोरोना की रफ्तार पर पाबंदी लगाने का लक्ष्य इस वक्त देश के सामने होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर अस्पतालों में अलग अलग तरीके से मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, वाकई उनके जज्बे को सलाम। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज मीटिंग के बाबत ये तमाम बातें कही कि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार में आम से लेकर ख़ास हर व्यक्ति आ रहा है, उसे देखते हुए हमें इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। यूपी के अमेठी में कोविड अस्पताल के बाहर जीवन रक्षक सामग्रियों की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। दरअसल जिला प्रशासन ने आम जनमानस की शिकायत पर गुप्त रूप से इसकी जांच करवाई। अस्पताल के बाहर एक मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा ओम एजेंसी सुल्तानपुर से थी, जिसके लाइजनिंग की जा रही थी, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले रेगुलेटर की 10,000 रुपए कीमत बताई जा रही थी। जिला प्रशासन ने छापेमारी में खुलासा किया है। फिलहाल मेडिकल स्टोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। दिनों से शिकायत मिल रही थी कि जो ऑक्सीजन रेगुलेटर होता है उसको जो नॉर्मल मार्केट प्राइस होता है उससे ऊपर के दामों पे बेचा जा रहा है। तो शिकायत की जांच के लिए जो है यहाँ पे गौरीगंज अस्पताल के बाहर स्थित जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनकी गुप्त रूप में जो है जांच कराई गई और पाया गया कि वहाँ पे एक सेलेस्ट मेडिकल स्टोर है जो कि रेगुलेटर को जो जहाँ कस्टमर आते थे उनको ज़्यादा दामों पे बताता था कि सुल्तानपुर से ओम एजेंसी है, वहाँ से उनको बताता कि आप वहाँ से जो है लगभग 10,000 रुपये में आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ से वो लाइजनिंग करते। पंजाब के किसान संगठनों ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से लगाए गए लॉकडाउन के खिलाफ दुकानें खुलवाने का ऐलान किया था। वहीं दुकानदारों ने इससे इनकार किया है। दुकानदारों का कहना है कि वे जिला प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुसार ही दुकानें खोलेंगे। उधर अमृतसर में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी तरह की कोई हिंसा न होने पाए।
देखो, सभी दुकानदार जो है उनके जो मेन हेड है उनके साथ मीटिंग हो गई है और हमारे जो बॉस है, हमारे सीनियर सीपी साहब जो अमृतसर के हैं, उन्होंने और डीसी साहब ने इन सभी दुकानदारों की बात सुनकर गवर्नमेंट से बताई है और गवर्नमेंट ने इनको 50% खोलने के लिए मंडे से बोल दिया है और अब इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो किसान वीर भी आएंगे उनसे भी हम बात कर लेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा इस सबके भलाई के लिए हो रहा। बहुत महामारी फैल चुकी है, हम सभी को अपना ख्याल रखना चाहिए। नहीं, मानते हैं कोरोना कह रहा है, लेकिन देखो भूख से मरने चंगा है कि तड़प तड़प के मरने से चंगा भी एक ही बारी मर जाए हम लोग। देखो बात यह है कि सरकार मानते हैं कि ये कोरोना है। और फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार समाचार लगातार। कोरोना वायरस के साथ साथ देश में अब ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ रहा है। गुजरात में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस भी देखा गया है। इन मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि गुजरात में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। गुजरात के सूरत में म्यूकोर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से 8 मरीजों ने अपनी आंख की रोशनी खो दी है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पिछले 15 दिनों में सूरत में म्यूकोर माइकोसिस के 40 मामले सामने आए हैं जिनमें से 8 मरीजों की आंख की रोशनी चली गई। यह संक्रमण कोरोना की वजह से फैल रहा है और इसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर इलाज में देरी हो जाए या इलाज ना मिल पाए तो इससे मरीज की मौत भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात में ब्लैक फंगस की एक नई बीमारी सामने आई है जिससे आंखों की रोशनी जाने का खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ गुजरात में ब्लैक फंगस की फैलती बीमारी। को हम बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जिससे आपकी आंख की रोशनी जा सकती है। डॉक्टर्स की यही हिदायत है कि वक्त रहते इसका इलाज किया जाए, नहीं तो आंखों की रोशनी के अलावा जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है।
तो ये एक बुरी खबर कहा जा सकता है इसे। यूपी के शामली में कोरोना कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों ने सख्त रुख अपना लिया। एडिशनल एसपी ने कैराना में मोर्चा संभालते हुए चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों को जमकर फटकार लगाई गई। वहीं दर्जनों वाहनों को जब्त भी किया गया। साथ ही एडिशनल एसपी ने कैराना पुलिस को क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने पालिका मार्केट, चौक बाजार, कोतवाली गेट, कांधला तिराहा आदि स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। देखिए, जैसा आपको पता है कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में महामारी का दौर चल रहा है। शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं। साथ ही साथ पब्लिक से भी लगातार अपील की जा रही है कि ये जितना भी, चाहे वो टाइम पीरियड पहले 2 बजे तक का रहा हो, घट के अब इस समय 12 बजे का पीरियड किया गया है। दुकानें जो बंद हो रही हैं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है। लोगों से बताया जा रहा है कि अनावश्यक रूप से जब तक कोई जरूरी काम ना हो अपने अपने घरों से बाहर न निकलें और कृपया पुलिस प्रशासन को सहयोग दें। इस महामारी में मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अत्यंत आवश्यक है और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे पुलिस दोहरी कार्रवाई कर रही है। एक तरफ तो लोगों को अवेयर करने का कार्य कर रही है, दूसरी तरफ जो लोग जानबूझ करके इसका उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। हम आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से अपील करना चाह रहे हैं कि कृपया प्लीज हमारा सहयोग दें, स्वास्थ्य विभाग का सहयोग दें और अपने घरों के अंदर रहें, अपने घरों की दहलीज। कोरोना की दूसरी लहर के बीच यूपी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। कोविशील्ड वैक्सीन की 3.5 लाख डोज शनिवार को लखनऊ पहुंच गई है। अब पूरे प्रदेश में इसकी सप्लाई कराई जाएगी। इसके अलावा दूसरी अच्छी खबर यह है कि 10 मई से प्रदेश के 18 जिलों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी तक केवल टॉप 7 संक्रमित जिलों में ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले ही दिनों देश में वैक्सीन तैयार कर रही कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया था। इसके लिए एडवांस पेमेंट भी की जा चुकी है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अगले 7 से 10 दिनों के अंदर 10 लाख से ज्यादा डोज और मिल जाएंगी। ये डोज राज्य सरकार अपनी तरफ से मंगवा रही है। इसके अलावा 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पहले की तरह मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से 250 कॉन्सेंट्रेटर की डिमांड की है। इनमें से अभी तक 40 कॉन्सेंट्रेटर हरियाणा को मिल चुके हैं, जिनमें रोगियों को काफी हद तक मदद मिल रही है। अन्य कॉन्सेंट्रेटर आने से दूसरे जिलों में भी इनका वितरण किया जाएगा। भारतीय रेड क्रॉस की ओर से जल्द ही और भी कॉन्सेंट्रेटर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अस्पताल में जरूरतमंद रोगियों के लिए भारत विकास परिषद द्वारा भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के 250 कॉन्सेंट्रेटर की डिमांड के बाद हरियाणा में 40 कॉन्सेंट्रेटर मिल भी चुके हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी देश में और दुनिया भर में इंसानियत के कामों के लिए जानी जाती रही है। और फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। गुरु तेग बहादुर सिमरिए समूह नानक नाम लेवा सतपिता बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ANB न्यूज ने ठाना है कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच लापरवाही की खबरें भी खूब सामने आ रही हैं। ऐसा एक मामला हरियाणा के अंबाला से सामने आया है, जिसकी वजह से एक कोविड मरीज की मौत हो गई। मृतक के भाई का इल्जाम है कि एम्बुलेंस चालक के पास ऑक्सीजन नहीं थी, बावजूद इसके वो झूठ बोलकर कोरोना मरीज को अपनी एम्बुलेंस से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात करता रहा और ऑक्सीजन की कमी के चलते रास्ते में ही कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा भी मचाया। तो मामले की जांच पड़ताल के लिए मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। तो यहाँ से मेरा भाई को कोविड हो गया था। 6 दिन से यहाँ इलाज चल रहा था उसका कोविड का। यहाँ पे उसके इन्फेक्शन हो गई थी गले के अंदर। इन्होंने कहा यहाँ इलाज होगा नहीं, आप पीजीआई ले जाओ, वहाँ अच्छा इलाज हो जाएगा इनका, और वैसे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इनको पीजीआई ले गया। यहाँ से मैंने किसी दोस्त के थ्रू उसने आगे किसी का रेफरेंस देके बंदा भेज दिया था। चलो जी, उसने 4000 में, फिर मैंने कहा 2500। मैंने कहा ऑक्सीजन है ना, कहा हाँ भाई चिंता ना कर ऑक्सीजन है, और क्योंकि ऑक्सीजन वाली बात करी थी तो 4000 मैंने कोई बात नहीं, तो ले लियो। यहाँ पे बलदेव का कैंप जाते ही ऑक्सीजन इसकी खत्म हो गई है, पता नहीं जैसे कह रहा भैया अभी करता हूँ। थोड़ा आगे लेके गाड़ी रोकी इसने, थोड़ी हल्की सी करी, लेकिन ऑक्सीजन थी नहीं, इसने दिखाने के लिए वो करी। मैं थोड़ा आगे गया, मैंने कहा भाई ऑक्सीजन नहीं है। मैंने कहा मेरे भाई बोल नहीं रहा, इसकी आंखें नीचे आ रही है। कह रहा नहीं, मैं जीरकपुर जाके देखते हैं ऑक्सीजन चेक, अगर खत्म हो गई किसी ले रहे। इसने जेपी हॉस्पिटल का वहाँ खड़ा करके 10-15 मिनट इधर देखता रहा। फिर मैं जेपी हॉस्पिटल गया, वहाँ से बुलाया तो उसको दिखाया, तो कह रहा भाई ये तो पूरा हो गया। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि यहाँ पर झगड़ा हो रहा है सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में। तो हम यहाँ तुरंत पहुँचे, तो जो यहाँ पर पाया गया कि ये एम्बुलेंस खड़ी है, इसमें एक डेड बॉडी रखी है। उसके परिवारजन ने आरोप लगाया है कि इसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, हमारे से ही कह के बोला भी कि इसमें ऑक्सीजन है सिलेंडर में, और चंडीगढ़ लेके जा रहे थे इसको। तो रास्ते में इसकी जीरकपुर के पास डेथ हो गई है। अभी इसकी जांच कर रहे हैं कि सिलेंडर में ऑक्सीजन वगैरह थी या नहीं थी, अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। यूपी के बदायूं में जब एक मरीज को अस्पताल में बेड नहीं मिला, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उसका खेत भी इलाज शुरू हो गया। मामला बिसोली कोतवाली क्षेत्र के गांव गहोरा का है, जहां मरीज बेड के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा और आखिरकार उसे खेत में ही इलाज करवाना पड़ा। फिलहाल मरीज प्रशासन से बेड मुहैया करवाने की अपील कर रहा है और प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा रहा है। यूपी के मुरादाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तिथियों को लेकर पंचायत राज्य मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। निर्धारित अवधि में ग्राम सभा के प्रधान, ग्राम सभा के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव हो गए, मतगणना हो गई। अब केवल ग्राम प्रधानों को शपथ का और उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख निर्धारित होनी है।
इसके अलावा अगले चरण में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायतों के चुनाव होने हैं। उस समय एक तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था, उसी के आधार पर सरकार ने अपने जवाब में एक निर्धारित अवधि में चुनाव कराना, काउंटिंग कराने के लिए शपथ पत्र दिया था। उसके कारण हम लोगों ने कराया। दूसरा, ये चुनाव प्रारंभ हो गए थे उस समय जब चुनाव की डेटें घोषित की गई थी, उस समय कोरोना की लहर जैसी अब है ऐसी नहीं थी, लेकिन सरकार ने आप सबके प्रयास से शांतिपूर्वक जो पंचायतों के चुनाव है, प्रारंभिक चुनाव है, सदस्यों के, प्रधानों के चुनाव संपादित करा दिए हैं। लेकिन अब आगे जिला पंचायतों के, क्षेत्र पंचायतों के बारे में अभी सरकार का, आयोग का निर्णय अभी नहीं आया है और हम लोग सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जैसा आगे उनका दिशा निर्देश होगा परिस्थिति के हिसाब से उससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कभी कोरोना प्राथमिकताओं में है, लोगों की जान माल प्राथमिकता में है, चुनाव अभी इस तरह के चुनाव अभी कोई। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज एसीपी बल्लभगढ़ ने पूरे बाजार का पैदल मार्च किया। उनके साथ थाने और चौकी की पुलिस भी मौजूद रही। एसीपी महेंद्र सिंह ने मौके पर खुली मिली दुकानों के संचालकों और बिना काम के घूम रहे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। साथ ही बचाव के तरीकों से भी अवगत कराया गया। देखिए, हम आज इसका पूरा हमने मार्केट का दौरा किया है और बीच बीच में हम मार्केट को चेक करते रहते हैं। हमारी पुलिस कंटिन्यू यहाँ पे लगी हुई है। तो मार्केट मोस्टली बंद है, जो ओनली ग्रोसरी और राशन की दुकानें खुली है। तो मेरी सभी से निवेदन यही है कि अननेसेसरी पब्लिक बाहर ना घूमे और किसी काम से जाना है तो अपना मास्क वगैरह लगा के जाए, अपने हाथ को कंटिन्यू सैनिटाइजर वो करते रहे। कई सर ऐसे लोग हैं जो बेवजह घर से बाहर घूम रहे हैं, लोगों को आप लोग क्या? हम ऐसे आदमी जो मिलते हैं उनके खिलाफ 188 IPC के और डिजास्टर मैनेजमेंट के हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और मास्क के भी चलाना हम टाइम पे। यूपी के मैनपुरी में चुनावी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष हुआ। दरअसल मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर का है, जहां जीते हुए उम्मीदवार के हारे हुए प्रत्याशी पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमले में हारे हुए प्रधान पद के प्रत्याशी समेत परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पीड़ित पक्ष ने जीते हुए प्रधान पर दर्जनों लोगों के साथ घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग किए जाने का गंभीर इल्जाम लगाया। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रकरण पंजीकृत कर सामने की जांच शुरू कर दी है। किस बात को लेकर ये लड़ाई हुई? इस बात को लेकर हम गांव में चर्चा चली गई, बेईमानी से जीता ये करा, तुम लोग मेरा झूठी अफवाह उड़ा रही थी। बात लोगों ने मेरे बहुत मारा है, घेर के मारा है, गोली खिलाई, मेरी गोली छूटी निकल गई। कितने लोगों के साथ मारपीट की? हमारे 6-7-8 लोगों के साथ। कोरोना संक्रमण की वजह से हरियाणा के सभी जिलों में हालात एक जैसे हो गए हैं। हर रोज मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो शमशान घाट भी कम पड़ने लगे हैं। रात के 12 बजे तक संस्कार हो रहे हैं। स्वजनों को अंतिम संस्कार कराने के लिए 18-18 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली और आसपास के मरीज भी यहां दम तोड़ रहे हैं। इनके स्वजन पानीपत में ही शव का दाह संस्कार करा रहे हैं। पहले असंध रोड पर नहर के नजदीक शमशान घाट में कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक संस्कार होता था। शव ज्यादा होने से अब नूरवाला के पास और लघु सचिवालय के पास शमशान घाट को भी जोड़ दिया गया है। लकड़ी के रेट 2 महीने पहले 280 रुपए प्रति क्विंटल थे, जो बढ़कर 480 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। पानीपत में कोरोना की वजह से 6 मई तक 295 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे ही हालात प्रदेश के बाकी जिलों के भी हैं। पंजाब के लुधियाना की सड़कों पर जुराबें बेचने वाले 10 साल के मासूम वंश की मदद के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाथ बढ़ाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वंश सिंह की हालत को देखते हुए शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा उसकी शिक्षा का सारा खर्च उठाने के लिए उसके परिवार को 2 लाख रुपए की तत्काल सहायता देने का ऐलान किया। दरअसल अपने परिवार की मदद के लिए लुधियाना की सड़कों पर जुराबें बेचने वाले वंश सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मदद का ऐलान किया। और जिथे ताए थोड़े परिवार की मदद है वो मैं करूंगा। मैं ग्रांट दूंगा थोड़े परिवार नूं, ताकि थोड़े पिताजी माताजी और भैणा भाई भी जिन्हें भाई नूं भी मन्नत पढ़ रहे हाले। मेरा भरा पढ़ चुका वा 9वीं तक कीती है बस ने। अच्छा कोई गल नहीं बेटा, तुसी हुण जाके मैं डिप्टी कमिश्नर साहब नूं कहूंगा
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਨਾ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੀ। कोरोना संक्रमण के फैलाव के चलते इससे बचाव की वैक्सीन ही अनमोल है। कई राज्यों में वैक्सीन बेकार होने की सूचना से परेशान विशेषज्ञ अब इसके सभी कारणों को खत्म करने की पहल में जुट गए हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि टीकाकरण का जो पुराना तरीका था उसे ही कोरोना काल में थोड़ा बदलाव करके अपनाया जाना चाहिए। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर मानते हैं कि पहले भी अपने देश में कई बार टीकाकरण के सफल अभियान चल चुके हैं। इनकी कामयाबी के पीछे की वजह यही रही कि टीकाकरण समूह में लगाए गए। मसलन थर्मोकोल के एक छोटे बॉक्स में इंजेक्शन की वॉयल रखकर 3 या 4 स्वास्थ्य कर्मियों का एक दल गांव शहर के मोहल्लों में जाता था और घर घर जाकर डोज लगा देता। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि अगर इस तरह से वैक्सीनेशन की जाए तो वैक्सीन का नुकसान कम होगा। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि हरियाणा में बाकी राज्यों के मुकाबले वैक्सीन कम बर्बाद हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि वैक्सीन को लेकर जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, वैक्सीन की बर्बादी को लेकर जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, हरियाणा से एक राहत भरी खबर, हरियाणा से एक सुकून भरी खबर कि यहां पर वैक्सीन की बर्बादी बाकी राज्यों के मुकाबले बेहद कम हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि वैक्सीन की बर्बादी को लेकर हरियाणा के जो डॉक्टर्स हैं या स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो बहुत ही गंभीर नजर आ रहे हैं और उन्होंने सरकार को एक सुझाव दिया है कि वैक्सीन को किस तरह से बर्बाद होने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांवों में, मोहल्लों में एक साथ समूहों में जाकर वैक्सीन लगाई जाए, टीकाकरण अभियान चलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हरियाणा के फतेहाबाद में मार्केट कमेटी सेक्रेटरी लॉकडाउन के दौरान खुली दुकानों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान जब वो रतिया के मेन बाजार पहुंचे तो एक दुकान खुली थी। एसडीएम ने जब उनका चालान काटना चाहा तो दुकान पर बैठी महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामों को देखकर मौके पर मौजूद महिला सफाई कर्मचारी मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के बचाव में उतर आई और मामला गाली गलौज से हाथापाई तक जा पहुंचा। वहीं आसपास पड़ोस के लोगों ने मामले को शांत करवाया। द्वारा देख दिए गए थे कि सुबह जो समय से पहले दुकानें खुल रही हैं उनको बंद करवाया गया, उनके चालान काटे गए। तो जब मैं सुबह अर्ली में मॉर्निंग राउंड पे था तो मुझे एक शॉप खुली मिली, तो उसका लिए हम जब कार्रवाई करने लगे तो कुछ लेडीज़ एक थी जो कि वहाँ पे एतराज़ कर रही थी, तो हमने उनको प्यार से समझाया कि आपके लिए ही है, आप हमारा साथ दें और दुकानदार का चालान काट कर उसकी दुकान बंद करवाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये खबर आई है हरियाणा के फतेहाबाद से, जहां पर दुकान की चेकिंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दरअसल चालान को लेकर महिला ने जब हंगामा शुरू किया तो ये घटना एक बड़ी घटना में तब्दील होती हुई नजर आई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस की वजह से मामले को शांत करवाया गया। शहरों के बाद कोरोना का संक्रमण गांव में भी बढ़ने के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। भिवानी जिले के मुंडाल गांव में एक सप्ताह के भीतर तीनों गांव मुंडाल खुर्द, मुंडाल कला और पड़ोसी गांव में 30 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन का दावा है कि मारे गए लोग कोरोना से संक्रमित नहीं थे, जबकि गांव वाले लोगों का आरोप है कि मारे गए तमाम लोग कोरोना से संक्रमित थे, लेकिन इनमें से आधे लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बाकी मरने वालों का कोरोना टेस्ट नहीं हो पाया था। गांव में मौत का सिलसिला जारी रहने के बाद ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर ही गांव में 5 दिन लॉकडाउन लगा दिया है। गांव के बस स्टैंड को जोड़ने वाले मुख्य गली पर पुलिस का नाका तो गांव की अंदर की गलियों में ग्रामीण अपने स्तर पर नाके लगाएंगे, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कुछ युवाओं की ड्यूटी भी लगाई है। 13 मई तक गाँव में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर पूरी तरह से बंदिश होगी। तीनों गाँव में एक सप्ताह के भीतर 30 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त डर का माहौल बना हुआ है। कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का जो डर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब खबर ये आई है कि भिवानी के मुंडाल गांव में कुछ ऐसे लोगों का दाह संस्कार किया गया जो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन उनकी टेस्टिंग नहीं करवाई गई।
गांव के कुछ लोगों का कहना है कि अगर उनकी टेस्टिंग की गई होती तो वो भी पॉजिटिव निकलते, क्योंकि जिन मरने वाले 3 लोगों की टेस्टिंग करवाई गई थी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हरियाणा के फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार किया है। विजेंद्र मावी नाम के इस आरोपी के पास से पुलिस ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए, जिनमें से 8 भरे हुए थे जबकि 42 खाली सिलेंडर हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बेहद करीबी बताने वाला ये आरोपी 2014 में तिगांव विधानसभा से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ चुका है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक सूचना के आधार पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया और अब मामले की जांच की जा रही है। साहब, कल ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 की जो टीम है उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि विजेंद्र जो मावी नाम का एक व्यक्ति है, इंदिरा कॉम्प्लेक्स में रहता है, उसके पास कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हैं। इस इन्फॉर्मेशन पे सीआईए की टीम के द्वारा वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर की हाजिरी में छापा मारा गया और वहाँ से जो है ऑक्सीजन के भरे हुए और कुछ जो है खाली सिलेंडर बरामद किए गए थे, जिनके आधार पर जो है थाना खेड़ी पुल के अंदर है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सीआईए के द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। विजेंद्र बाबी के बारे में कहा जा रहा है कि कोई कांग्रेसी नेता है, वो यह आपको पता लगा तो कौन है? देखिए, हमारे को इस बारे में ना कोई जानकारी है, ना हमारा ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बाकी जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसके बाद में जो भी आगे और जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर जो है और आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के फरीदाबाद में भी देश के बाकी हिस्सों, बाकी कोनों की तरह ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक स्थानीय कांग्रेसी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। और हैरत की बात यह है कि ये आरोपी तिगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के लोग भी चुनाव में शिरकत करते हैं और हमारा नेतृत्व करने की दम भरते हैं। फरीदाबाद से ये एक हैरान करने वाली खबर, 50 ऑक्सीजन सिलेंडर पुलिस ने बरामद किए हैं और अब आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस गैंग में कुछ और लोग भी शामिल पाए जा सकते हैं। एक तरफ जहां ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लिए मारामारी मची हुई है, अस्पतालों से लेकर घरों तक ऑक्सीजन के सिलेंडरों की मौजूदगी नहीं होने की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मुश्किल घड़ी में भी इंसान के बजाय हैवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच पिछले साल लगे लॉकडाउन में जब परिवहन गतिविधियां शुरू की गई थी, तब थर्मल स्कैनिंग से लेकर मास्क सैनिटाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद से ही बसों में एंट्री होती थी। लेकिन अब ऐसी किसी तरह की व्यवस्था बस अड्डे पर नजर नहीं आ रही। पिछले 10 दिनों में रोडवेज के 15 परिचालक संक्रमित हो चुके हैं, जो 3 कर्मचारियों की जान भी जा चुकी है, जिसके चलते रोडवेज कर्मियों में खौफ है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में सरकार ने 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया है, लेकिन परिवहन सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाया गया है, जिसके चलते अब जींद डिपो में बसें कैथल, चंडीगढ़, रोहतक, भिवानी, पानीपत, गोहाना की तरफ जा रही हैं। इनमें 20 से 25 यात्री ही एक बस में यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों के चेहरों पर मास्क जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी यात्री अगर संक्रमित हुआ और वो परिचालक के संपर्क में आ गया तो कोरोना की इतनी लंबी चेन बन सकती है कि इसे तोड़ना प्रशासन के बस की बात नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि डर के साये में ड्यूटी कर रहे हैं रोडवेज कर्मी। हरियाणा रोडवेज की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बस अड्डों पर अब स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है, जिसे लोगों ने एक शिकायत के तौर पर देखा है। लोगों का कहना है कि अगर बस में कोई कोरोना संक्रमित हो गया और वो परिचालक के संपर्क में आ गया तो बस अलग अलग रूट्स पर जाती है। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना की रफ्तार और कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकती है। और फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकले। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकले। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हरियाणा के करनाल जिले में आवर्धन नहर में डूबे 2 युवकों के शव बरामद हो गए। दोनों दोस्त दाह गांव के रहने वाले थे। दीपक का जन्मदिन उस दिन था जब वो डूब गया। वहीं हिमांशु का जन्मदिन एक दिन बाद शुक्रवार को था, जिस दिन दोनों के शव मिले। 13 मई को दीपक की बहन की शादी हिमांशु के बड़े भाई के साथ थी। शादी वाले घरों में खुशी की जगह अब मातम पसर गया। लॉकडाउन के वक्त उनका घर पर वक्त नहीं बीत रहा था। दोस्तों संग क्रिकेट खेलने के लिए बैट बॉल उठाया और चल दिए। क्रिकेट खेलने के बाद मधुबन स्थित नहर में आकर नहाने का प्लान बनाया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आखिरी बार क्रिकेट खेलने आए थे। रस्सी के सहारे एक दोस्त नहर में नहाने के लिए गया, लेकिन बहाव तेज था, उसका संतुलन बिगड़ गया। दूसरे दोस्त ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहर में डूब गया। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसका असर अब रेलवे पर भी पड़ने लगा है, जिसके चलते रेलवे ने 9 मई से 2 दर्जन से ज्यादा रेलगाड़ियों को कैंसिल किया है। इससे पहले भी रेलवे ने कुछ ट्रेन को कैंसिल किया था। अगर नॉर्दर्न रेलवे की बात की जाए तो रेलवे ने लगभग 5 दर्जन मेल और शताब्दी रेलगाड़ियों को बंद करने का फैसला किया है। 9 मई से अगले आदेशों तक कई ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा। कालका दिल्ली शताब्दी अमृतसर, दिल्ली शताब्दी दिल्ली से कटरा जाने वाली शिव शक्ति एक्सप्रेस आदि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा। ये हमारी रूटीन मेंटेनेंस है। जहाँ जहाँ हम लोग जैसे जैसे मौका मिलता है, जो गाड़ियों का लोड कम होता है सैटरडे संडे में, तो हम लोग अपना ब्लॉक लेके जो गाड़ियाँ मेजर रिपेयर्स हमारी हैं, जैसे कांटे बदलने हैं, कुछ वॉर्न आउट हो गए हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है। एक रूटीन मेंटेनेंस का काम है। तो जो अभी इसके अंदर जो लगेज गाड़ियाँ थी वो चलाई जा रही है, मालगाड़ियाँ और पार्सल ट्रेन सभी चल रही है। उनको नहीं कोई भी अभी ऐसा कुछ रिस्ट्रेन किया गया है, वो एज इट इज चल रही हैं। बिकॉज लाइफ लाइन भी है इकोनॉमी की, तो रेलवे तो माल गाड़ी तो चलेगी ही चलेगी। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से यातायात के साधनों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। रेलवे ने भी कई ट्रेन को कैंसिल करने का ऐलान किया है, चाहे जनशताब्दी की बात हो, शताब्दी की बात हो, राजधानी एक्सप्रेस की बात हो, कालका एक्सप्रेस की बात हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रेन को भारतीय रेलवे ने कैंसिल करने का निर्णय लिया है।
रेलवे अधिकारियों का मानना है, उनका कहना है कि अगर ट्रेन में बैठे किसी शख्स को कोरोना संक्रमण हो गया तो उसकी वजह से कोरोना बहुत दूर तक और तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में नशे के बड़े कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस ने अफगानिस्तान के एक दंपति को गिरफ्तार कर उनके पास से 125 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की है। जब्त की गई हेरोइन की कीमत 860 करोड़ रुपए बताई गई है। अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान 48 वर्षीय मोहम्मद शफी और 36 साल की तरीना के रूप में हुई है। ये दोनों अफगानिस्तान के कंधार के निवासी हैं। अधिकारियों ने कहा है कि बरामद की गई 125 किलो 840 ग्राम हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 860 करोड़ रुपए है। पुलिस उपायुक्त उर्जिवा गोयल ने कहा कि पुलिस को शुक्रवार को सूचना मिली थी कि 2 लोग कार में हेरोइन लेकर वजीराबाद से ख्याला की ओर जाएंगे। इसके बाद जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने कहा कि हेरोइन प्लास्टिक के साथ थैलों में रखी गई थी। उन्होंने कहा कि आरोपी मोहम्मद शफी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो हेरोइन को वजीराबाद से ख्याला लेकर जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि नशे के कारोबार में किस तरह से शामिल पाए गए हैं अफगानिस्तान के लोग। और बताया यह जा रहा है कि 800 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 अफगानियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो नशे के एक बड़े कारोबार का राजधानी दिल्ली में पर्दाफाश हुआ है और बताया यह जा रहा है कि ये दोनों आरोपी पति पत्नी भी हैं। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद, जो राजधानी दिल्ली से सामने आई है। नशे के एक बड़े कारोबार का भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस ने किया है। पश्चिम दिल्ली जिले के एटीएस ने एक ये बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें हमने 125 किलो 840 ग्राम हेरोइन पकड़ी है एक हस्बैंड वाइफ से, जो अपनी शेवरोले बीट गाड़ी में ये ड्रग्स लेकर के जा रहे थे किसी को सप्लाई करने। ये जब इत्तला पुलिस को मिली तो पुलिस ने वहाँ पे ट्रैप लगाया। जिसको वो ड्रग्स लेने थे वो वहाँ पर मिलने के लिए आने वाला था, ऐसी हमारे पास इत्तला थी। जब ये हस्बैंड वाइफ वहाँ पे पहुँचे तो पुलिस ने वहाँ पे नज़र बना करके रखी और जब कोई भी नहीं आया थोड़ी देर तक, तो पुलिस ने ये 2 लोगों को वहाँ पर 125 किलो 840 ग्राम हेरोइन के साथ अरेस्ट कर लिया। ये 2 हस्बैंड वाइफ जो हैं, इनके नाम है मोहम्मद शफ़ी, जो कि 48 इयर्स का है और ये वज़ीराबाद गांव में दिल्ली में रहता है। और इसकी पत्नी है जो इसमें इसके साथ इन्वॉल्व है, इसका नाम है तरीना, जो 36 साल की हैं और वज़ीराबाद गांव दिल्ली की। सरकारी एजेंसियों और निजी व्यापारियों ने खरीद के लिए 29वें दिन पंजाब में 80,552 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। पंजाब खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के अलग अलग खरीद केंद्रों से कुल 80,552 खरीद में सरकार ने खरीदी। वहीं सरकारी एजेंसियों ने निजी व्यापारियों से 13,913 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। उन्होंने आगे कहा कि पुंगराइन ने 26,978 मीट्रिक टन, मार्कफेड ने 20,719 मीट्रिक टन और पनसप ने 15,687 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। जबकि पंजाब राज्य भंडारण निगम ने 7,525 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। केंद्र सरकार की एजेंसी FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 5,620 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। इसके अलावा पंजाब में सार्वजनिक वितरण के लिए पुंगरेन ने 3,883 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। राज्य में अब तक कुल 1,87,94,784 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिमी इलाके में शनिवार शाम को एक के बाद एक 3 बम धमाके हुए। लड़कियों के स्कूल के पास हुए इन ब्लास्ट से कम 25 लोगों की जान चली गई। अफगान सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर लड़के शामिल हैं। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। घटना के वक्त स्कूल की छुट्टी हुई थी। इसके बाद लड़कियां स्कूल से बाहर निकल ही रही थी कि स्कूल के एक टीचर ने दावा किया कि पहले एक कार में धमाका हुआ, फिर 2 और धमाके हुए। यह भी बताया जा रहा है कि रॉकेट से किया गया हमला था। सैयद अल शादा स्कूल के पास यह विस्फोट हुआ तो वहीं घटना के थोड़ी देर बाद कई एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता गुलाम दस्तगीर नाजरी ने कहा कि गुस्साई भीड़ ने एम्बुलेंस पर हमला किया और मेडिकल स्टाफ को भी पीटा। इसके बाद उन्होंने लोगों को
सहयोग करने और एम्बुलेंस को जाने की अपील की। एरियन और नाजरी दोनों ने कहा कि कम से कम 50 लोग इस बम धमाके में घायल भी हुए हैं। इससे मरने वालों की तादाद में और भी इजाफा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल के बाहर एक जबरदस्त धमाका हुआ। राजधानी काबुल में हुए इस धमाके में अब तक 25 छात्रों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं स्थानीय लोगों की जानकारी के मुताबिक अब तक 50 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। और बताया यह जा रहा है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। आपको बता दें कि 3 एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से हमले हुए, जिनमें 25 निर्दोष छात्रों की मौत हो गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान